हेलो एवरीवन, दिस इज अ वीडियो फॉर नर्वस कंडक्शन। ठीक है, कि जो भी अपन इम्पल्स कंडक्शन करते हैं वो कैसे होता है ये एक्सप्लेन करने के लिए ये वीडियो है। ठीक है, स्पेशली फॉर रैंकर्स एंड वो 12th वाले स्टूडेंट जो अभी 13 सितंबर को अपीयर होंगे नीट के लिए, उनकी रिक्वेस्ट थी, इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो थोड़ा सा मैं फास्ट करूँगा चीज़ों को, ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसूंगा क्योंकि अपन ने एक बार तो पढ़ा हुआ है ये, है ना। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए फटाफट, क्योंकि तुम्हारा भी टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए वीडियो देखने में, इसलिए फटाफट अपन करते हैं। अब देखो क्या होता है, कवर मैं सभी चीज़ें करता हूँ एकदम बेसिक से, लेकिन फटाफट करूँगा। तो ओनली डिफरेंस विल बी दैट ये एक गंदा सा साइटोन है, इसको डेंड्राइट्स बना दिए तो अब ये गंदा भी नहीं दिख रहा है, अब ये अच्छा दिख रहा है। ये साइटोन है, ये एक्सॉन है और ये एक्सॉन का एंड है, ये सिनेप्टिक नॉब्स है ना। दिस रीजन इज द एक्सॉन हिलॉक। ठीक है, तो अब ये जो एक्सॉन है, इस एक्सॉन में क्या रहता है, ध्यान रखना कि ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना। ये जो स्ट्रक्चर है ये सर ट्यूब लाइक है। डायग्राम में अपने को दिखता है 2 डायमेंशनल, लेकिन वो है ऐसा 2 डायमेंशनल ऑब्वियसली नहीं है, ऐसा ट्यूब लाइक है 3 डायमेंशनल। इसमें बाहर की तरफ Na+ है, ठीक है। अब देखो यार, 2 डायमेंशनल डायग्राम है, इसलिए मैं Na+ को ना सिर्फ इधर और इधर ही लिख सकता हूँ, इधर नहीं लिख सकता हूँ, इधर। लेकिन ऑब्वियसली ये जैसे ये एक्सॉन है, अगर तो इधर भी Na+ है, इधर भी Na+ है, इधर भी Na+ है और इधर भी Na+ है, चारों तरफ Na+ है बाहर की तरफ, है ना। और वैसा ही अंदर की तरफ क्या है, तो अंदर की तरफ है K+। ठीक है, Na+ और K+ के अलावा और भी चीजें हैं, और भी आयन्स हैं जो इसके मतलब इसको मेंटेन करके रखते हैं, इसके इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट को। ठीक है, और भी चीजें जैसे बाहर की तरफ Ca2+ रहता है ब्लड में या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, अंदर की तरफ Cl- एज वेल एज निगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स भी है। तो Na+ and K+ are not the only ions which are maintaining the क्या बोलेंगे अपन उसको, ऑस्मोलैरिटी नहीं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। Na+ and K+ are not the only ions which are maintaining the electrical potential of the axon। उसके अलावा बाहर की तरफ Ca2+, अंदर की तरफ Cl- एंड निगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स, ये सब चीजें भी प्रेजेंट है, बराबर। ठीक है, अब क्या होता है कि सबसे पहले यार तुम लोग ना एक चीज ध्यान में रखो कि अपने पास क्या क्या है एक्सॉन के सेल मेम्ब्रेन में, एक्सोलेमा में। तो एक्सोलेमा में क्या है, एक तो है Na+ आयन का वोल्टेज गेटेड चैनल। वोल्टेज गेटेड मतलब क्या, कि इसका जो गेट है ना वो एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे खुलेगा, एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे बंद होगा। ठीक है, दूसरी चीज है अपने पास, दैट इज K+ आयन के लिए भी वोल्टेज गेटेड चैनल। ठीक है, तीसरी चीज है अपने पास Na+ K+ पंप। ये Na+ K+ पंप जो है ये ATP यूज करता है, यूजेस ATP। इसके अलावा एक पोटेशियम के लीक चैनल्स भी होते हैं, लेकिन वो सब मैं तुमको नहीं बताऊंगा। ठीक है, मतलब पहले तो बताया हुआ है, नोट्स में लिखवाया हुआ भी है, अभी वो सब टेंशन मत लो। अभी अपने को अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी अपने को MCQs सही होने चाहिए अपने, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी MCQs के लिए अपने को इन्हीं 3 ही चीज़ों की ज़रूरत है।
Na+ का वोल्टेज गेटेड चैनल, K+ का वोल्टेज गेटेड चैनल और Na+ K+ का पंप, ये यूज करता है एटीपी। ठीक है, अब क्या होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है, जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का कैसा है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के वक्त क्या होता है, Na+ K+ पंप इज एक्टिव, Na+ K+ पंप इज एक्टिव। ठीक है, तो ये Na+ पंप क्या करता है, फॉर एवरी 2 K+ coming inside, 3 Na+ are pumped outside, 3 Na+ are pumped outside, है ना। फॉर एवरी 2 K+ कमिंग इनसाइड, मतलब एक्सॉन के अंदर आएंगे Na+ K+ पंप से, तो 3 Na+ को बाहर पंप किया जाएगा। ठीक है, अब इसमें जनरल डाउट बच्चों को ये आता है, जनरल डाउट ये आता है कि व्हेन Na+ आर फिनिश्ड inside, what will be thrown outside? एक्सॉन के अंदर, मतलब एक्सोप्लाज्म में, एक्सॉन का जो साइटोप्लाज्म है उसमें जब Na+ ही खत्म हो जाएंगे तो फिर बाहर किसको पंप करेंगे, पंप करने के लिए Na+ ही नहीं रहेगा। या बाहर की तरफ जब K+ खत्म हो जाएंगे तो अंदर K+ कैसे आएंगे, फिर Na+ K+ पंप कैसे चलेगा। सिंपल आंसर है इसका कि ऐसा एक तो होता ही नहीं है। ठीक है, ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि न्यूरॉन्स का फायरिंग कंटिन्यूअसली चलते ही रहता है। बॉडी के हर एक न्यूरॉन का थोड़ा थोड़ा फायरिंग थोड़े थोड़े टाइम के बाद चलते ही रहता है, भले ही अपने को उसका सेंस आना बंद हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी ये वीडियो बनाते वक्त मैं बैठा हूं, तो मैं जो बैठा हूं तो मेरा बॉडी का वो पोर्शन जो जमीन के, मतलब इसके कांटेक्ट में है, बेड के कांटेक्ट में है, वहां पर मेरे को, अभी मैं बोल रहा हूं तो मेरे को फील आने लग गया कि हाँ ये पोर्शन कांटेक्ट में है जमीन के, लेकिन अब तक नहीं आ रहा था। जैसे मैंने चश्मा पहना हुआ है, तो मैंने चश्मा पहना हुआ है तो चश्मा जो मेरे स्किन पे टच्ड है, वो सेंस मेरे को नहीं आ रहा है। थोड़ी देर के बाद इंसान जिसको चश्मा है वो अच्छे से समझ सकते हैं, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ देयर बॉडी। अरे कपड़ों का सोच लो, जब अपन कपड़े पहनते हैं तब अपने को पूरा उसका फैब्रिक फील होता है, अपने को स्किन को टच होते हुए। फिर उसके बाद दिन भर अपने को ये कॉन्शियसली लगते रहते हैं कि अपन ने कपड़े पहने हैं, कपड़े पहने हैं, कपड़े पहने नहीं। क्यों? वो जो स्किन को जो कपड़ों का टच हो रहा है, वो सेंस का ब्रेन की तरफ जाना बंद हो जाता है क्या? ऑब्वियसली नॉट, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि अपना ब्रेन उसको इग्नोर करने लगता है। तो कई सारे इम्पल्सेस है जो अपने को नहीं समझते रहते हैं, जो चल रहे हैं, लेकिन अब जैसे स्किन का जो टच वाला जो मैंने एग्जांपल दिया कपड़ों का, वो इम्पल्स तो जा ही रहा है ना ब्रेन की तरफ, मतलब कंडक्शन तो चल ही रहा है ना। अपन उसको इग्नोर कर रहे हैं वो अलग बात है। ठीक है, जैसे ब्रेन पढ़ते वक्त मैं क्लास में भी ये चीज बोलता हूँ हमेशा। मैं बोलता हूँ कि देखो पंखे का आवाज आ रहा है कि नहीं, और फिर तुरंत पंखे का आवाज आने लगता है अपने को। तो पंखे का आवाज तो पहले भी आ रहा होता है, पहले अपन उसको इग्नोर कर रहे होते हैं। ठीक है, और जो बच्चा क्लास में ध्यान नहीं दे रहा है उसको पंखे का ही आवाज आ रहा होता है, टीचर का आवाज नहीं आ रहा होता है। अब यार पंखे का भी आवाज कानों में जा रहा है, टीचर का भी आवाज कानों में जा रहा है, हाउ कैन यू से कि ये आवाज आ रहा है और ये आवाज नहीं आ रहा है? ऐसा नहीं है। अवर ब्रेन डिसाइड्स व्हाट टू इग्नोर, व्हाट टू कंसंट्रेट ऑन, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन ऑडिटरी नर्व जो है वो तो काम कर ही रही है ना, पंखे की आवाज से भी स्टिमुलेट तो हो ही रही है ना। तो ऐसे बॉडी के जो न्यूरॉन्स है वो इवन नींद में भी एक्टिवेटेड रहते ही है। अपना कॉन्शियस ब्रेन उसको इग्नोर करता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, पोलराइजेशन, ये सब चलते ही रहता है न्यूरॉन में। ठीक है,
तो ये जो डाउट है तुम्हारा कि Na+ खत्म हो जाएंगे, ऐसा वगैरह नहीं होता है, दिस रेयरली हैपन्स, ठीक है। और अगर हुआ भी ऐसा तो वो पंप रुक जाएगा, उसमें क्या इशू है, बस इतना ध्यान रखो। इसमें कंफ्यूज होने का टेंशन ही नहीं है, टेंशन ही मत लो। और जब तक अंदर Na+ और बाहर K+ है तब तक नॉर्मली रेस्टिंग मेम्ब्रेन में Na+ K+ पंप, सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिवेटेड रहेगा। 2 पोटेशियम आयंस अंदर आएंगे और 3 सोडियम आयंस बाहर जाएंगे, बस, ठीक है। ये ऐसा नॉर्मली चलते रहेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस समय मैंने हाफ टी शर्ट पहनी हुई है, तो मेरा जो 4 आर्म वाला रीजन है, 4 आर्म, उसके वो स्किन के ऊपर कुछ भी टच नहीं हो रहा है। अब एक्चुअली ये बोलना गलत है क्योंकि हवा टच हो रही है स्किन को और टेम्परेचर भी कम ज्यादा होते रहता है, तो कंटिन्यूसली वो सिग्नल जा ही रहा है ब्रेन की तरफ, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। बाय द वे अभी मैंने ये बोलना चालू किया ना, तो मेरे को मेरे 4 आर्म पे जो पंखे की हवा लग रही है वो फील होना चालू हो गई, जैसे मैंने बोला वैसे। तब तक नहीं फील हो रहा था। तो मेरा मुद्दा यह है कि मेरी स्किन की जो सेल्स है 4 आर्म के, वो भी फायर तो हो ही रहे हैं, भले ही मेरे को नहीं समझ में आ रहा, लेकिन लेट अस अज्यूम कि वो फायर नहीं हो रहे हैं, लेट अस अज्यूम कि वो फायर नहीं हो रहे हैं, ऐसा मैं कंसीडर करके चलता हूं, ठीक है। मतलब वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पे है, तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पे क्या होते रहेगा, उन न्यूरॉन्स में सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिवेटेड रहेगा, सोडियम पोटेशियम पंप चलते रहेगा, ठीक है। सोडियम पोटेशियम पंप चलते रहेगा और फिर भी अगर, तो फिर क्या हो जाएगा, बाहर Na+ ज्यादा हो जाएंगे और अंदर K+ कम हो जाएंगे। दोनों पॉजिटिवली चार्ज है, लेकिन Na+ का अमाउंट बाहर ज्यादा रहेगा क्योंकि 2 K+ अंदर आएंगे तो 3 Na+ बाहर जाएंगे। तो ध्यान में रखना कि Na+ का अमाउंट बाहर ज्यादा रहेगा, तो पॉजिटिविटी बाहर ज्यादा रहेगी, है ना, पॉजिटिविटी बाहर ज्यादा रहेगी, बराबर है। ऊपर ऑन टॉप ऑफ दैट बाहर की तरफ Ca2+ आयंस भी है और अंदर की तरफ निगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स भी है, तो दैट इज अनदर रीजन। लेकिन मेन जो आयंस है वो K+ और Na+ है। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में अपन ने बाहर पॉजिटिव और अंदर निगेटिव ऐसा मेंटेन करके रखा है, ठीक है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन का वोल्टेज कितना है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन वोल्टेज इज -70 मिलीवोल्ट्स। अपन न्यूरॉन के अंदर से कंपेयर कर रहे हैं ना, अंदर निगेटिव है मतलब अपने को माइनस बताना पड़ेगा, तो बाहर और अंदर में कितना डिफरेंस है, तो 70 मिलीवोल्ट्स का डिफरेंस है। लेकिन अपन मेम्ब्रेन के अंदर के रिस्पेक्ट में डिफाइन कर रहे हैं न्यूरॉन को, इसलिए अपन उसको 70 मिलीवोल्ट्स न बोलते हुए -70 मिलीवोल्ट्स बोलेंगे, नथिंग एल्स, इतना ही। ठीक है, मुद्दा समझ में आ रहा है, एकदम सिंपल है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल चल रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन, ये तो पहला क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि, रुको, दूसरे क्वेश्चन के ऊपर मैं बाद में आता हूं, 2 मिनट में आता हूं। अभी अपन आते हैं, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन समझ गया, अभी अपन आते हैं फायरिंग के ऊपर, फायरिंग ऑफ इम्पल्स, ठीक है। अब क्या होता है कि एज द पोटेंशियल बिकम्स पॉजिटिव, दैट इज मूव्स टूवर्ड्स 0, तो क्या होता है, एट अप्रोक्सीमेटली -60 to -55 millivolts, the voltage gated sodium
चैनल्स ओपन। रेस्टिंग मेम्ब्रेन वोल्टेज है -70 मिलीवोल्ट्स, अप्रोक्सीमेटली इतने में -60 टू -55 मिलीवोल्ट्स पे अप्रोक्सीमेटली वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स खुल जाएंगे। ठीक है, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स जो है वो खुल जाएंगे। ठीक है, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स के डायग्राम वगैरह मैंने तुमको नोट्स में बना के दिया हुआ है ना। ऐसा उसका कन्फर्मेशन रहता है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन में वो क्लोज रहता है। फिर क्या हो जाता है, वो भी खुल गया। कब? जब ये थ्रेशोल्ड वैल्यू रीच हो गई तब। पर ये खुलता सिर्फ 10,000th ऑफ अ सेकंड के लिए है। आफ्टर अ फ्यू 10,000th ऑफ अ सेकंड ये फिर से बंद हो जाता है, फिर से इनएक्टिव कन्फर्मेशन में आ जाता है। इनएक्टिव कन्फर्मेशन था, खुला, फिर से बंद हो गया। ठीक है, इवन दो थ्रेशोल्ड अभी भी -60 टू -55 होगा या इससे भी आगे बढ़ गया होगा, -45, -35, -20, -10, इवन 0 भी रीच हो गया होगा, तो भी ये 10,000th ऑफ अ सेकंड में बंद होना ही चाहिए। उसका टेंशन ही मत लो तुम, वो तो बंद होना ही है। तो उसको खोलने के लिए कम से कम इतना वोल्टेज लगता है। ठीक है, अब आते हैं अपन दूसरे क्वेश्चन पे, जो जनरल डाउट है स्टूडेंट्स का। दूसरा जनरल डाउट ये रहता है स्टूडेंट्स का कि अरे सर Na+K+ पंप हो गया, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल हो गया, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल हो गया, इन्हीं लोगों की एक्टिविटी के कारण -70 मिलीवोल्ट्स का जो वोल्टेज है वो मेंटेन्ड है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मेंटेन्ड है। ये खुल गए तो वो डिफरेंस भसक जाएगा, क्योंकि Na+ का जो वोल्टेज गेटेड चैनल खुलेगा उसके कारण Na+ आयंस अंदर आएंगे, अंदर पॉजिटिव होने लगेगा। दिस इज फाइन, लेकिन ये तो साइकिल में ट्रैप हो गए ना अपन। अंडा पहले आया कि मुर्गी वाले, अंडा पहले आया कि मुर्गी पहले आई, ये वाले चीज में अपन ट्रैप हो गए। आप बोल रहे हो, मतलब स्टूडेंट्स ऐसा मेरे को बोलते हैं कि सर आप बोल रहे हो कि ये चैनल्स के खुलने के कारण डीपोलराइजेशन होगा, लेकिन उसके पहले आप बोल रहे हो कि डीपोलराइजेशन होने के कारण ये खुलेंगे। -70 से -55 तक जब वो जाएगा वोल्टेज, है ना, मतलब अंदर पॉजिटिव होने लगेगा या बाहर निगेटिव होने लगेगा। ठीक है, ध्यान से सुनना। एक सेकंड मेरी एक बात सुन लो, थोड़ा सा मैं अलग टॉपिक में घुसता हूं। अभी वीडियो क्लासेस चल रहे हैं और मेरे को तो लगता है कि जनवरी-फरवरी तक नहीं खुलेंगे क्लासेस। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन अभी जो 11th के बच्चे हैं उनको अगर मेरे को वीडियो में पढ़ाने की जरूरत पड़ी तो ये जो वीडियो मैं अभी बना रहा हूं ना, यही वीडियो मैं उनको फॉरवर्ड नहीं करूंगा, मैं उनके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, एकदम बेसिक लेवल का, पूरा अच्छे से धीरे धीरे समझा के 1.5 घंटे का वीडियो सिर्फ Na+K+ पे। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने पहले Na+K+ पंप पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा तुमको, आई होप कि तुम लोग मेरे से कंफर्टेबल होंगे। मैं इधर उधर के थोड़े से टर्म्स यूज करूंगा तो ठीक है, तो उस हिसाब से ध्यान रखना। एकदम ध्यान से सुनो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? क्वेश्चन समझ में क्या आ रहा है? तुम्हारा ही क्वेश्चन है, तुमको ही तो ये क्वेश्चन पड़ता है कि एक बार Na+K+ का वोल्टेज गेटेड चैनल खुल गया, सॉरी Na+ का वोल्टेज गेटेड चैनल खुल गया तो Na+ अंदर आ जाएगा। Na+ अंदर आ जाएगा तो अंदर पॉजिटिव और बाहर निगेटिव हो जाएगा, है ना। और वो जितने रीजन में हुआ न्यूरॉन के, एक्सॉन के, उतने रीजन में फिर वो डीपोलराइज हो गया बोलेंगे अपन। लेकिन उसके बाजू वाला जो बी वाला पोर्शन रहेगा वो तो नॉर्मली पोलराइज रहेगा, बाहर पॉजिटिव अंदर निगेटिव। तो आयंस मूव करेंगे और ए वाला रीजन अपना फिर से पोलराइज हो जाएगा, वेरएज बी वाला रीजन डीपोलराइज हो जाएगा। फिर बी वाला रीजन रीपोलराइज हो जाएगा, सी वाला पोर्शन डीपोलराइज हो जाएगा, सी वाला पोर्शन डीपोलराइज हो जाएगा, सॉरी रीपोलराइज हो जाएगा। उसके बाद डी वाला पोर्शन डीपोलराइज हो जाएगा। ऐसा डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन की वेव पास करेगी। ये तो एकदम बेसिक फिजिक्स है,
बिकॉज एवरीथिंग फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। तो उसमें वो तो तुमको क्लियर है, उसमें तुमको इशू नहीं रहता है। मेन इशू तुम लोगों का क्या रहता है कि सर इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो मैं बोला कि इसकी शुरुआत इसलिए हुई क्योंकि -60 टू -55 मिलीवोल्ट्स के बीच में कहीं तो भी एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रहती है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज रहता है। उतना वोल्टेज अगर रीच हो गया तो Na+ का वोल्टेज गेटेड चैनल खुल जाता है, Na+ अंदर आता है, उसके कारण अंदर पॉजिटिव हो जाता है। आगे की कहानी तो तुमको पता है। तुम बोलते हो हाँ सर वो ठीक है, पर Na+ अंदर आया इसलिए अंदर पॉजिटिव होगा। दूसरे तरफ आप बोल रहे हो कि वो थोड़ा सा पॉजिटिव हो गया, -70 से -55 तक गया तो Na+ का वोल्टेज गेटेड चैनल खुल जाएगा। मतलब Na+ का वोल्टेज गेटेड चैनल खुलने के कारण चीजें पॉजिटिव होगी, लेकिन पॉजिटिव होने के कारण Na+ का वोल्टेज गेटेड चैनल खुलेगा। ये तो आप कंफ्यूज कर रहे हो सर हमको, ये तो क्या हमको समझ में नहीं आ रहा है। ये तो लूप बन गया कि मुर्गा पहले आया कि मुर्गी पहले, सॉरी मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया, ऐसा लूप बन गया। ये तो भिन्न हो जाते हो तुम लोग। क्या सर एक कुछ तो भी बोलो। जब तक सोडियम पोटेशियम पंप जिंदा है, स्टूडेंट्स बोलते हैं, मतलब ऐसा बोलते नहीं है, सोचते हैं। वो क्या मैं दिमाग पढ़ लेता हूँ इसलिए मेरे को समझता है क्या सोचते हैं बच्चे। बच्चे सोचते हैं मास्टर हो गया है पागल। बच्चे बोलते हैं कि अरे सर -60 मिलीवोल्ट्स रीच होने के बाद सोडियम का वोल्टेज गेटेड चैनल खुलता है, वो ठीक है, लेकिन जब तक सोडियम पोटेशियम पंप जिंदा है, जब तक सोडियम पोटेशियम पंप जिंदा है, तब तक वो -70 मिलीवोल्ट से, ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन का पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट है, उससे यहां तक वो जाएगा ही क्यों। स्किन पे टच हुआ, टंग पे टेस्ट आई, ऑडिटरी नर्व्स पे साउंड आया, तो ऐसा उससे क्या हो जाएगा जिससे वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन का पोटेंशियल -70 से -55 पहुंच जाएगा। ऐसा क्यों हो जाएगा? दैट इज द मेन क्वेश्चन। शुरुआत कैसे क्या होती है ये नहीं समझता बच्चों को। तो देखो, जब जो सेंसरी न्यूरॉन्स रहते हैं उनके ऊपर जिस सेंस को पहचानने के लिए वो रखे हुए हैं, फिर वो केमिकल रहे इन केस ऑफ टेस्ट या स्मेल, या साउंड वेव्स रहे इन केस ऑफ ऑडिटरी नर्व, या लाइट रहे इन केस ऑफ आईज ऑप्थेल्मिक नर्व, ऑप्टिक नर्व, या प्रेशर टच टेम्परेचर रहे इन केस ऑफ स्किन वाले नर्व्स। जो भी सेंस के लिए उन नर्व को बनाया गया है, वो सेंस उन न्यूरॉन्स के एक्सॉन हिलॉक पे आते बराबर अपने आप सोडियम पोटेशियम पंप रुक जाता है। वो सिग्नल ही होता है उसका, सोडियम पोटेशियम पंप रुकने का। पहली बात। बाकी जो न्यूरॉन्स है उनको उनके ऊपर वाला न्यूरॉन न्यूरोट्रांसमीटर्स भेजता है ना, बराबर है। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स को एब्जॉर्ब करके ये न्यूरोट्रांसमीटर्स आल्सो एक्ट एज हॉर्मोन्स, ठीक है, मतलब सिग्नलिंग का काम करते हैं। और ये न्यूरोट्रांसमीटर्स भी सोडियम पोटेशियम पंप को रोकने का ऑर्डर देते हैं। मैंने गाइटन में पढ़ा है कि वो ब्लू कलर के HD सिंह में पढ़ा है, मेरे को एकदम अच्छे से याद नहीं आ रहा है, लेकिन दोनों में से किसी एक बुक में मैंने ये पढ़ा है कि ये जो -70 मिलीवोल्ट्स मेंटेन करने का जो तरीका है ना, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। और वो किताब फर्दर बोलती है कि Na+ और K+ को अपन पूरा प्राइमरी इंपॉर्टेंस देते हैं, जो कि सही भी है, वही प्राइमरी आयंस है, बट दे आर नॉट द ओनली आयंस, है ना, जो मैं तब से बोल रहा हूं। Ca2+ ions on the outside, Cl- on the inside, negatively charged proteins on the inside, इन सब का भी इसमें सीक्वेंस है। और इवन दो अपन पढ़ते सिर्फ सोडियम पोटेशियम पंप एज वेल एज सोडियम गेटेड वोल्टेज चैनल और पोटेशियम का वोल्टेज गेटेड चैनल, अपन ये तीन ही पढ़ते हैं, लेकिन इसके अलावा और भी आयन के चैनल्स न्यूरॉन के सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट रहते हैं।
अब यार तुम एक सिंपल सा एग्जांपल देखो, एसिटिल कोलिन। एसिटिल कोलिन निगेटिवली चार्ज रहेगा कि नहीं, है ना? एसिटिल कोलिन नहीं, एसिटिल कोलिन पॉजिटिवली चार्ज रहेगा, सॉरी, एसिटिल कोलिन विल बी पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है। गाबा मतलब गैमा अमीनो ब्यूटारिक एसिड, ये भी एक न्यूरोट्रांसमीटर है, एसिड है, वो CO माइनस के फॉर्म में रहेगा, वो निगेटिवली चार्ज रहेगा। डोपामीन, डोपामीन वो भी पॉजिटिवली चार्ज रहेगा। ठीक है। तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है ये भी चार्ज्ड रह सकते हैं, ये भी उसका वोल्टेज गड़बड़ करवा सकते हैं। नॉट ओनली डीपोलराइज, दे कैन ऑल्सो हाइपर पोलराइज द न्यूरॉन। मतलब -70 से अगर अपन 0 की तरफ जाने लग गए तो दैट इज कॉल्ड एज डीपोलराइजेशन। -70 से अपन आगे बढ़ने लग गए -80 -90 तो दैट इज कॉल्ड एज हाइपर पोलराइजेशन। तो कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स रहते हैं जो डीपोलराइज कर देते हैं न्यूरॉन के मेम्ब्रेन को, इनको बोलते हैं एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। और कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स रहते हैं जो हाइपर पोलराइज कर देते हैं न्यूरॉन के मेम्ब्रेन को, मतलब -80 -90 -100 उधर लेकर जाने लगेंगे और निगेटिव बनाने लगेंगे। उनको बोलते हैं वो एक्साइटेटरी का अपोजिट क्या रहेगा यार, सप्रेस करने वाला, इनहिबिटरी, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है। कुछ एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स रहेंगे, कुछ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स रहेंगे। ड्रग्स में भी ऐसे ही होता है ना, सम ड्रग्स आर अपर्स, जैसे कोकेन, वो इंसान को ऐसा पूरा कॉन्फिडेंस दिला देगा कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, एकदम पॉजिटिव फीलिंग दे देगा, क्योंकि उसमें न्यूरॉन्स फायर होते हैं, डीपोलराइज होते हैं ब्रेन के। वेयर एज हेरोइन या एल्कोहल में आदमी स्लगिश बन जाएगा, एक जगह पड़े रहेगा, क्योंकि उसमें वो इनहिबिटरी इफेक्ट को स्टिम्युलेट करते हैं ये लोग। एल्कोहल हो गया, हेरोइन हो गया। तो देयर आर सम अपर्स एंड सम डाउनर्स, ऐसे 2 प्रकार के ड्रग्स रहते हैं, बराबर है ना, अपन ड्रग्स में पढ़े हुए हैं। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स का भी वैसे ही रहता है। ठीक है। अलग अलग प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर्स रहते हैं, कुछ जो एक्साइट करेंगे, कुछ जो इनहिबिट करेंगे। तो एक्साइट करने के लिए डीपोलराइज करना पड़ेगा, इनहिबिट करने के लिए हाइपर पोलराइज करना पड़ेगा। पूरा मैसेज रुक ही जाना चाहिए, वो न्यूरॉन्स में कुछ फायर ही नहीं होना चाहिए, तो वो न्यूरॉन काम ही नहीं करेगा। तो न्यूरॉन काम ही नहीं करेगा तो वो सप्रेस हो गया। और डीपोलराइज अगर हो गया तो फिर वो आयंस की मूवमेंट होने लगेगी, वो न्यूरॉन फायर हो जाएगा। तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है ये सब फायरिंग या सप्रेशन करवाते हैं। -70 मिलीवोल्ट्स का जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसको भस्काते हैं, उसको खराब करते हैं। ठीक है। एक तो डायरेक्टली या फिर हार्मोनल एक्शन से कुछ आयन चैनल्स को, कौन से आयन चैनल्स को बंद करने का मैसेज देंगे, कुछ आयन चैनल्स को खुलने का मैसेज देंगे। इट इज अ कॉम्प्लेक्स मशीनरी जो मैं तुमको ऑब्वियसली नहीं पढ़ाऊंगा। नीट में सिलेक्ट हो जाओ, MBBS फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लो, तब बोलोगे तब पढ़ा दूंगा लगे तो, गाइडलाइन में वगैरह दिया हुआ है। ठीक है। लेकिन वो फालतू कंफ्यूज काय को करने का, और कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर इनहिबिटरी और कौन सा एक्साइटेटरी है वो सब भी दिया हुआ है गाइडलाइन में, वो सब क्यों याद रखने का है? अभी अपने को करेंगे ना MBBS फर्स्ट ईयर में, अभी काय को करने का है? अभी वो टेंशन नहीं लेने का है अपने को, अभी अपने को मैकेनिज्म समझने का है। ठीक है। तो न्यूरोट्रांसमीटर के कारण या टच, स्मेल मतलब केमिकल, टेस्ट यानी भी केमिकल, या लाइट इन केस ऑफ आईज, या साउंड वेव्स इन केस ऑफ ऑडिटरी नर्व, जो भी उसका इंपल्स है वो इंपल्स के कारण, या फिर पिछले वाले न्यूरॉन से आए हुए न्यूरोट्रांसमीटर के कारण, व्हाट एवर द रीजन माइट बी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल because of the complex machinery and the complex activity of many other ion channels other than Na plus and K plus, इनके अलावा बाकी भी जो आयंस के चैनल्स हैं उनके क्लोजर एंड ओपनिंग के कारण what happens, the voltage changes from -70 millivolts। अपन डीपोलराइजेशन वाला ही देखने वाले हैं, अपन हाइपर पोलराइजेशन वाला नहीं देखने वाले हैं। ठीक है। अपने को सिर्फ डीपोलराइजेशन होने के बाद क्या होता है वही देखना है। तो the voltage changes, it starts moving towards the zero, and around the voltage of -60 to -55 millivolts, जिसको अपन थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोलेंगे, what happens, Na+ के जो वोल्टेज गेटेड चैनल्स है,
Na+ के जो वोल्टेज गेटेड चैनल्स है वो खुल जाएंगे। बराबर है, ठीक है। वोल्टेज गेटेड चैनल खुलने के बाद Na+ अंदर आने लगेगा, तो अंदर पॉजिटिव होने लगेगा। पर ये जो अंदर आने के उसका समय है, ये उसको अनलिमिटेड समय नहीं मिलेगा। Na+ को अंदर आने के लिए उसको सिर्फ 10,000th ऑफ अ सेकंड का समय मिलेगा। इन 10,000th ऑफ अ सेकंड में क्या होगा, तो K+ का जो वोल्टेज गेटेड चैनल है, ठीक है, वोल्टेज गेटेड मतलब जिसका गेट वोल्टेज के हिसाब से बंद या चालू होता है, K+ चैनल, ये जो बंद था ये खुल जाएगा। वोल्टेज गेटेड K+ चैनल खुल जाएगा और K+ बाहर जाने लगेगा। लेकिन इसको भी खुलने के लिए कितना समय लगेगा, ये जैसे तुरंत खुल गया था ना Na+ का चैनल वोल्टेज गेटेड वाला, वैसे ये तुरंत नहीं खुलेगा। ये इसको डिलेड ओपनिंग बोलते हैं। डिलेड ओपनिंग, ये थोड़ा सा डिले कर देता है ओपन होने में। ये भी अ फ्यू 10,000th ऑफ अ सेकंड के बाद खुलता है। तो फ्यू 10,000th ऑफ अ सेकंड के बाद खुलने के कारण क्या होता है, फ्यू 10,000th ऑफ अ सेकंड के लिए ऐसा वक्त आ जाता है कि Na+ का चैनल ओपन है, तो Na+ अंदर आ रहा है, लेकिन K+ का चैनल ओपन नहीं है भाई साहब। K+ का चैनल फिलहाल के लिए बंद ही है, तो सिर्फ Na+ अंदर आ रहा है। ऐसा हो जाता है 10,000th ऑफ अ सेकंड के लिए। 10,000th ऑफ अ सेकंड के बाद Na+ का चैनल बंद हो जाएगा, K+ का चैनल खुल जाएगा, तो K+ बाहर जाने लगेगा। K+ बाहर जाएगा तो 10,000th ऑफ अ सेकंड के बाद फिर से बाहर पॉजिटिविटी और अंदर कंपैरेटिवली निगेटिव हो जाएगा। मतलब -70 मिलीवोल्ट्स का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मैनेज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो सिर्फ 10,000th ऑफ अ सेकंड के लिए होता है कि अंदर पॉजिटिव और बाहर नेगेटिव है। तो उस 10,000th ऑफ अ सेकंड में क्या होता है, जितने पोर्शन में ये डिस्टर्बेंस हुआ है उतने पोर्शन में बाहर नेगेटिव और बाहर अंदर पॉजिटिव हो जाता है। बाहर नेगेटिव और अंदर पॉजिटिव हो जाता है सिर्फ उतने पोर्शन में जहां पर गड़बड़ हुई है। बाकी पोर्शन तो अपना नॉर्मल रहता है, बाहर पॉजिटिव अंदर निगेटिव, बाहर पॉजिटिव अंदर निगेटिव, बाकी पोर्शन तो अपना नॉर्मल रहता है। पर फिजिक्स का रूल है भाई साहब कि एवरीथिंग फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो ये पॉजिटिव आयंस इधर मूव करेंगे, ये पॉजिटिव आयंस इधर, ये पॉजिटिव आयंस इधर, ये पॉजिटिव आयंस इधर। तो ये रीजन में बाहर पॉजिटिव आ जाएंगे, थोड़ी देर के बाद अंदर निगेटिव, मतलब ये रीजन रीपोलराइज हो जाएगा। पर ये रीजन में अभी बाहर की तरफ निगेटिव, अंदर की तरफ पॉजिटिव आ गए। देखो, बाहर की तरफ निगेटिव, अंदर की तरफ पॉजिटिव। कंफ्यूजन हो रहा होगा तो वीडियो पॉज करके 2 मिनट सोच लो, बहुत आसान है। तो अब ये पोर्शन डीपोलराइज हो जाएगा। जैसे ही डीपोलराइज होगा, यहां के वोल्टेज गेटेड Na+ चैनल्स खुल जाएंगे, Na+ अंदर आने लगेगा, तो और अंदर पॉजिटिव हो जाएगा। तो दिस पोर्शन विल बी हाईली डीपोलराइज। अगेन दिस मूवमेंट विल टेक प्लेस। ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट विल टेक प्लेस बिटवीन दिस रीजन एंड दिस रीजन, B to C। फिर ये पोर्शन री हो गया, ये पोर्शन डी हो गया। ये पोर्शन जैसा ही डीपोलराइज हो गया, यहां के भी Na+ चैनल्स खुल जाएंगे वोल्टेज गेटेड वाले, तो और Na+ अंदर आ जाएंगे। तो ऐसा अंदर आने का Na+ का अमाउंट बढ़ते जाएगा। कब तक? ओनली सिर्फ फ्यू थाउजेंड्स ऑफ अ सेकंड तक। तो ये जो प्रोसेस चल रही है ना बच्चों, ये सिर्फ फ्यू थाउजेंड्स ऑफ अ सेकंड्स के लिए ही चल रही है। उतने में अगर इम्पल्स, उतने टाइम में अगर इम्पल्स ये स्टार्टिंग ऑफ द न्यूरॉन से लेकर यहां तक पहुंच गया, मतलब इतना पोर्शन डीपोलराइज हो गया, तो ठीक। अगर नहीं हुआ तो तुम्हारी पूरी मेहनत वेस्ट। लेकिन ऑब्वियसली वो फ्यू 10,000th ऑफ अ सेकंड में फटफट यहां से यहां मूव हो ही जाता है, क्योंकि तुमको इलेक्ट्रिसिटी कितनी फास्ट मूव होती है पता ही है ना। आई डोंट थिंक इट इज द स्पीड ऑफ लाइट, नो आई डोंट थिंक सो, लेकिन इट मस्ट बी क्वाइट फास्ट। आयंस की मूवमेंट कितनी फास्ट होगी उसका मेरे को ऐसी एग्जैक्ट कुछ डेटा नहीं पता कि इतने सेकंड्स में इतना मिलीमीटर वगैरह, लेकिन इट्स क्वाइट फास्ट। 10,000th ऑफ अ सेकंड इज इनफ फॉर दिस न्यूरॉन, फॉर दिस वेव ऑफ डीपोलराइजेशन टू रीच फ्रॉम A to B to C to D to E
इस एंड तक वो पहुंच जाता है। और एंड पे पहुंचने के बाद इसके एंड में क्या है, इसके एंड में है सिनेप्टिक नॉब्स। तो जैसे ही ये पोर्शन डीपोलराइज होता है, इस पोर्शन को मैसेज मिलता है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करने का। किसका ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, तो एसिटिल कोलिन का। तो ये सिनेप्टिक नॉब्स में एसिटिल कोलिन बनेगा और फिर वो एसिटिल कोलिन ऐसी वेसिकल्स बन के सिनेप्स को क्रॉस करके अगले न्यूरॉन के साइटोन पे जंप मारेंगे। ठीक है, अगले न्यूरॉन के साइटोन्स पे, डेंड्राइट्स पे जंप मारेंगे। जैसे ही एसिटिल कोलिन वाले वेसिकल्स इसके साथ फ्यूज हो जाएंगे, इसमें एक पर्टिकुलर मैसेज ट्रैवल होगा और उस मैसेज के कारण आयन चैनल्स खुलेंगे, ओपन होंगे। Na+K+ की बात नहीं कर रहा हूं, बाकी भी आयंस के चैनल्स कुछ खुलेंगे, कुछ बंद होंगे, जो भी करना है करेंगे, लेकिन इसका स्टार्टिंग का पोर्शन डीपोलराइज कर दिया जाएगा। जैसे इसका स्टार्टिंग का पोर्शन मतलब रीजन ए जैसा ही डीपोलराइज होगा, Na+ के वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुल जाएंगे, Na+ अंदर आने लगेगा। पर कब तक अंदर आ पाएगा, सिर्फ 10,000th ऑफ अ सेकंड तक, क्योंकि उतनी देर के बाद Na+ के चैनल्स बंद हो जाएंगे और K+ के चैनल्स खुल जाएंगे। उतनी देर में ये यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां पूरा फ्यू 10,000th ऑफ अ सेकंड में ट्रैवल कर चुका रहेगा। ठीक, समझ में आ रहा है। 10,000th ऑफ अ सेकंड के बाद क्या होगा, नया Na+ आना तो अंदर बंद हो ही जाएगा, ऊपर से K+ बाहर जाने लग गया तो बाहर पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो Na+ को जैसे वो एवेंजर्स मूवी में होता है कि उनको 2 लेवल पे काम करने पड़ते हैं। एक तो वो जो वार्म होल बन गया है जिससे टिटोरी फोर्स अंदर आ रही है, वो वार्म होल बंद करने का है, जो आयरन मैन करता है, वो मिसाइल लेके जाता है और वो बंद करता है वार्म होल। एक तो वो काम करना है, दूसरा जो चितौरी फोर्स ऑलरेडी आ चुकी है अर्थ पे, उनको हराने का है। 2 लेवल पे काम करना है ना। तो यहां पर भी 2 लेवल पे काम करना है। तो नए Na+ को अंदर आने से रोकना है, नए चिटोरी को अंदर आने से रोकना है, वार्म होल बंद करना है, मतलब Na+ का वोल्टेज गेटेड चैनल बंद करना है। वो कर दिया अपन ने, आयरन मैन ने सक्सेसफुली बंद। दूसरा, जो Na+ ऑलरेडी अंदर आ गया उसका क्या, वो चिटोरी फोर्स से तो फाइट करना पड़ेगा ना, तो उससे फाइट करने के लिए K+ का वोल्टेज गेटेड चैनल खुलेगा और K+ बाहर जाने लगेगा। ठीक है, K+ बाहर जाने लगेगा तो बाहर फिर से पॉजिटिव होने लगेगा और एक टाइम आएगा जब -70 मिलीवोल्ट्स रीच हो जाएगा। -70 मिलीवोल्ट्स रीच हो गया मतलब ये पूरा जो एक्सॉन है, ये पूरा एक्सॉन फिर से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे आ गया। और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे आने के बाद तुम बोलोगे कि सर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे तो आ गया, ये तो हम मानते हैं, लेकिन तुम ऐसा बोलोगे, लेकिन बाहर K+ और अंदर Na+ है, ऐसा वाला रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ये। मतलब फिजिक्स, वोल्टेज अगर तुम देखोगे तो वोल्टेज तो सेटिस्फाई हो गया है सर, लेकिन केमिस्ट्री सेटिस्फाई नहीं हुआ है। आपने बताया था कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन के वक्त बाहर Na+ रहता है, अंदर K+ रहता है। अभी ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन अचीव हुआ है, इसमें तो बाहर K+ और अंदर Na+ है ना। जो Na+ अंदर आ गया था उसको अपन ने और अंदर आने से रोक दिया है, लेकिन उसको अभी तक बाहर नहीं फेंका है। उल्टा अपन ने पॉजिटिविटी कैसे रिस्टोर की है, ये -70 मिलीवोल्ट्स कैसे रिस्टोर किया है, K+ को बाहर फेंक के रिस्टोर किया है ना। अरे लेकिन क्यों भूल रहे हो, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ना, और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे क्या होता है करके मैंने बताया कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे Na+K+ पंप एक्टिव रहता है। तो Na+K+ पंप फिर से एक्टिव होगा, बाहर जो K+ भेजे थे वो अंदर आने लगेंगे, एंड फॉर एवरी 2 K+ कमिंग इनसाइड 3 Na+ विल बी पम्प्ड आउटसाइड। और फिजिक्स तो पहले ही रिस्टोर हो गया था, मतलब बाहर पॉजिटिव अंदर निगेटिव तो पहले ही हो गया था, लेकिन अब केमिस्ट्री भी रिस्टोर हो जाएगा। केमिस्ट्री भी रिस्टोर हो जाएगा। इस सेंटेंस का मतलब क्या है, इस सेंटेंस का मतलब है कि बाहर Na+ और अंदर K+ वो भी हो जाएगा, क्योंकि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे Na+K+ पंप एक्टिव रहता है। ठीक है, अंदर जितना Na+ था उतना पूरा का पूरा बाहर पहुंच गया सर। उसके बाद क्या होगा, Na+K+ पंप रुक जाएगा। भाई मेरे को क्यों ऑब्जेक्शन ले रहे हो, रुक जाएगा वो पंप, और क्या होगा। तुमने तुम्हारे कुएं में मोटर लगा के रखी है, वो मोटर से तुम पानी को ऊपर खींचते हो, कुएं का पानी खत्म हो गया तो क्या होगा सर, क्या होगा सर, मतलब क्या होगा, पानी ऊपर नहीं आएगा, और क्या, क्योंकि पानी खत्म हो गया। वैसे ही अंदर जो Na+ था वो बाहर Na+K+ पंप से जा रहा है, 2 K+ कमिंग इनसाइड 3 Na+ मूविंग आउटसाइड। अगर अंदर के Na+ खत्म हो ही गए तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, Na+ बाहर आना रुक जाएगा, खत्म हो गया Na+।
लेकिन ऐसा जनरली होता नहीं है, क्योंकि डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, फायरिंग ऑफ न्यूरॉन कंटिन्यूअसली, जब तक तुम जिंदा हो तुम्हारे बॉडी के सभी न्यूरॉन्स, भले ही तुमको समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन कंटिन्यूअसली फायर होते ही रहते हैं, इवन नींद में भी। ठीक है, तो वैसे जनरली वैसा कभी होगा नहीं कि Na+ खत्म ही हो गया वगैरह, और अगर हो भी गया Na+ खत्म तो भी क्या टेंशन है, रुक जाएगा वो, और क्या होगा। व्हाट मैटर्स इज कि -70 मिलीवोल्ट्स अचीव करके रखा हुआ रहेगा, -70 मिलीवोल्ट्स अचीव करके रखा हुआ रहेगा। ठीक है, अब वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन में आराम से चिल में बैठा हुआ है वो न्यूरॉन, अब उसके ऊपर अचानक से कहीं से तो भी एसिटिल कोलिन आ गया उसके ऊपर वाले न्यूरॉन से, आयन चैनल्स खुलेंगे, ये वो होगा, कॉम्प्लेक्स मशीनरी होगी, और उसके एक्सॉन हिलॉक वाला जो रीजन रहेगा वो डीपोलराइज हो जाएगा। कहाँ तक डीपोलराइज होगा, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तक, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं, थ्रेशोल्ड वोल्टेज तक, -60 से -55 मिलीवोल्ट तक, उतना जैसे हो जाएगा वैसे फिर से वोल्टेज गेटेड Na+ चैनल्स खुलेंगे, फिर से Na+ अंदर आएगा, अंदर का पोर्शन एक्सट्रीमली पॉजिटिव हो जाएगा, वेव पास होगी A से B, B से C, है ना, बराबर है ना। लेकिन कब तक, सिर्फ 10,000 ऑफ अ सेकंड तक, अ फ्यू 10,000 ऑफ अ सेकंड, तुरंत Na+ का वोल्टेज गेटेड चैनल बंद हो जाएगा, K+ का वोल्टेज गेटेड चैनल खुलेगा, K+ बाहर जाने लगेंगे, फिर से मेम्ब्रेन पोटेंशियल को -70 मिलीवोल्ट्स पे अपन ने ला लिया, क्या चिंता है, हो गया, -70 मिलीवोल्ट्स पे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आ गया, है ना, बराबर है। -70 मिलीवोल्ट्स पे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल फिर से आ गया, फिर से Na+ K+ पंप चालू हो जाएगा, फिर से K+ को बाहर पंप करेंगे, सॉरी Na+ को बाहर पंप करेंगे फॉर एवरी 2 K+ कमिंग इनसाइड, इसके लिए ATP खर्च होगा, ऐसा चलते रहेगा, है ना। Na+ और K+ को अपन मेन इंपॉर्टेंस देते हैं, बस 2 मिनट में रोक रहा हूँ। Na+ K+ को अपन मेन इंपॉर्टेंस देते हैं, देना भी चाहिए, उनका सबसे बड़ा रोल है भी उसमें, लेकिन बाकी आयंस का भी इसमें रोल है। इसका सबसे बड़ा एविडेंस मतलब टिटैनी, इसका सबसे बड़ा एविडेंस मतलब टिटैनी। टिटेनस अलग है, टिटैनी अलग है। टिटैनी में क्या होता है, टिटैनी में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, ठीक है, और ब्लड में जितना Ca2+ रहना चाहिए उतना नहीं रहता, ब्लड का Ca2+ पूरा बोन्स में चले जाता है ना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि थायरोकैल्सिटोनिन का अमाउंट कम हो जाता है, या फिर पैराथॉर्मोन का अमाउंट बढ़ जाता है। अब पैराथॉर्मोन का अमाउंट बढ़ने के कारण, या फिर तुम्हारे न्यूट्रिशन में ही Ca2+ की कमी है, ऐसा भी हो सकता है। बेसिकली ब्लड में Ca2+ कम हो जाता है। ब्लड कहां पर है, तो न्यूरॉन्स के बाहर। तो ब्लड में Ca2+ कम हो गया मतलब न्यूरॉन्स में Ca2+ कम हो गया। अब न्यूरॉन्स में Ca2+ कम हो गया, इसका मतलब क्या है, बाहर की तरफ Ca2+ कम हो गया न्यूरॉन्स के, इसका मतलब क्या है कि अभी वो न्यूरॉन्स -70 मिलीवोल्ट्स पे नहीं है, वो थोड़ा सा -68 या -67 मिलीवोल्ट्स पे है। चल जाएगा, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल अभी नहीं खुलेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल खुलना अभी आसान बहुत रहेगा। पहले वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को खुलने के लिए -70 मिलीवोल्ट से -55 मिलीवोल्ट तक का सफर तय करना पड़ता था। अब Ca2+ की कमी के कारण वो ऑलरेडी -70 मिलीवोल्ट का नहीं है, वो ऑलरेडी -68 या -66 मिलीवोल्ट का है। अब उसको -55 मिलीवोल्ट तक का सफर तय करने के लिए कम डिस्टेंस ट्रेवल करना है, कम वोल्टेज को कवर अप करना है। तो थोड़ा भी बाकी किसी आयंस का कुछ घपला हो गया, थोड़ा सा कुछ चैनल वैनल खुल गया, तो तुरंत इजीली -55 मिलीवोल्ट रीच हो जाएगा और वो न्यूरॉन फायर हो जाएगा और मैसेज पास होना चालू हो जाएगा, जबकि ब्रेन ने वो मैसेज दिया ही नहीं रहेगा। तो फालतू फूकट कोई तो भी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, जिसको कॉन्ट्रैक्ट होने का ऑर्डर ब्रेन ने दिया भी नहीं था। तो इनवॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन होगा Ca2+ की कमी के कारण, ब्लड में Ca2+ की कमी के कारण। इसको बोलेंगे टिटैनी, TETANY। इसका बैक्टीरिया से कोई लेना पाना नहीं है, ये तुम्हारे न्यूट्रिशन के Ca2+ की कमी के कारण, या फिर पैराथॉर्मोन नाम का जो हार्मोन है वो एक्सेस सीक्रेट होने के कारण, जो उल्टा हो गया ना, पैराथॉर्मोन कम सीक्रेट होना चाहिए, हाँ, क्योंकि पैराथॉर्मोन बोन में से कैल्शियम को बाहर ब्लड में लाता है, उसकी कमी हो गई तो कैल्शियम आना कम हो जाएगा ब्लड में, ठीक है। और थायरोकैल्सिटोनिन क्या करता है, थायरोकैल्सिटोनिन Ca2+ को
ब्लड में से बोन में लेके जाता है, तो वो ज्यादा हो गया सपोज, तो Ca2+ जितना भी ब्लड में वो पूरा बोन में भेज देगा, वो ब्लड का Ca2+ कम हो जाएगा। या तुम्हारे डाइट में ही कैल्शियम कम है तो भी Ca2+ कम हो सकता है ब्लड में। देयर कैन बी वेरियस रीजंस, पर इसमें बैक्टीरिया का कोई लेना देना नहीं है। ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी या फिर हार्मोनल इंबैलेंस वाला डिसऑर्डर है, टीटैनी, TETANY। वेरस टीटेनस जो है, TETANUS, वो बैक्टीरियल डिसऑर्डर है, वो बैक्टीरियल डिजीज है, वो बैक्टीरिया के कारण होता है। उसमें तुम कितना भी Ca2+ खा लो, तुम्हारा हार्मोनल बैलेंस पूरा नॉर्मल रहेगा, वो उसके कारण नहीं हो रहा है। वो डिजीज, टीटेनस वाला जो डिजीज है, वो टीटेनस वाले बैक्टीरियम के कारण हो रहा है, उसका रीजन अलग है, उसका पॉजिटिव पूरा मतलब पैथोफिजियोलॉजी ही अलग है, ठीक है। तो उसमें भी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल होता है, इसलिए उसका नाम टीटेनी से इंस्पायर होकर टीटेनस रख दिया होगा, ठीक है। तो ऐसे ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का और एक्शन पोटेंशियल का लॉजिक है। इतने में मैं रुकूंगा नहीं। अभी तुम लोग तो क्या, तुम लोगों के पास 11th के एनसीईआरटी है ही, तो मेरे को एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट लेकर वीडियो बनाकर जरूरत नहीं है वो सब करने की। मैं सीधा सीधा ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज देता हूँ ग्रुप पे, ठीक है। तुम ये वीडियो देख लो और इस वीडियो के बाद ऑडियो भी सुन लेना, रीडिंग का, एनसीईआरटी रीडिंग का, है ना। एनसीईआरटी अपनी खोल के रख लो। काफी समय लग गया, मैंने तो सोचा था 20-25 मिनट में खत्म कर दूंगा वीडियो, थोड़ा सा टीटेनस में भी समय लगा। डोंट वरी, इतना समय चलता है। अभी मैं वीडियो रोकता हूँ, पट से ऑडियो भेज देता हूँ। इसके अलावा भी अगर नहीं समझा होगा तो भी मेरे को बताओगे। अगर कुछ भी नहीं समझा होगा कि सर हमने वीडियो देख लिया, ऑडियो सुन लिया, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं समझा, तो मेरे को बेझिझक बताओ। तुम्हारी नीट की एग्जाम से इम्पोर्टेंट इस समय मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अभी जो 12th में है, मतलब न्यूक्लियस बैच वाले, और अभी जो 11th में है जो बच्चे, वो फिलहाल 13 सितंबर तक अनइम्पॉर्टेंट है। अभी इस समय सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट 12th के बच्चे जो नीट अपियर करने वाले एंड रैंकर्स, इनसे इम्पोर्टेंट फिलहाल 13 सितंबर तक कोई नहीं है। तुमको अगर तुम बोलोगे कि सर अभी भी नहीं समझा, तो मैं फिर से 0 से वीडियो बना दूंगा, जैसा 11th वालों के लिए बनाऊंगा वैसा। तुम बोलोगे कि सर बाकी समझ गया, कोई एक चीज नहीं समझी, तो उतना पोर्शन मैं तुमको समझा दूंगा। कुछ भी नहीं समझा होगा, इसी चैप्टर से रिलेटेड ही नहीं, किसी दूसरी भी चीज से रिलेटेड, तो वो मैं तुरंत वीडियो बना दूंगा। डू नॉट वरी एट ऑल, ठीक है। समझ में आ रहा है तो भेजता हूं मैं ऑडियो भी सुन लेना इसके बाद। गुड बाय।